डॉक्टर अविनाश चंद्र, अग्नि 5 के दूसरे कामयाब टेस्ट के बाद आपको जो कामयाबी मिली है, डीआरडीओ को जो कामयाबी मिली है, उसके लिए भारत डिफेंस कवच .com और डिफेंस मॉनिटर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सुशील। और सर, अब चूंकि इसके 2 टेस्ट हो चुके हैं, फौज में इसको शामिल करने के लिए और कितने टेस्ट की ज़रूरत होगी? ये जो दोनों टेस्ट हुए थे, उनके नतीजे कैसे रहे? ये दोनों टेस्ट बहुत अच्छे रहे और हमारे रिज़ल्ट जितने हम चाहते थे वैसे आ गए हैं। इसके बाद हमारा डिज़ाइन, मिसाइल का डिज़ाइन पूरी तरह क्वालिफाई हो गया है। अगला कदम इसमें इसी मिसाइल को एक्चुअल डिप्लॉयबल कंडीशंस में प्रूव करना है, यानी कैनिस्टर से फायर करके, रोड मोबाइल लॉन्चर से। एक बार वो हो गया, उसके लिए हमें 2 या 3 टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन लाइन से जो मिसाइल आती हैं उनके 2-3 टेस्ट होंगे। तो कुल मिला के हमारे 5 या 6 टेस्ट और होने हैं। उसके बाद ये मिसाइल डिप्लॉय हो जाएगी। इसमें कितना वक्त लगेगा? हमें उम्मीद है करीब 2 साल के अंदर अंदर हम इसे पूरा कर पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। दूसरा ये कि जब अग्नि 5 की बात चलती है तो डीआरडीओ ने पहले ही घोषणा की है और सभी जानते भी हैं, इसके बारे में रिपोर्ट्स भी हैं कि अग्नि 6 तो ना सही, लेकिन MIRV जो इसका एक अगला जो वर्जन है, उसके ऊपर भी काम चलने की बात थी और ये कहा जा रहा था कि काम चल रहा है। तो MIRV पे कब टेस्ट होंगे, और ये अगर मिसाइल हमारे पास होती है तो इससे हमारी फ़ौज को कितनी ताकत मिलेगी, उसकी फोर्स लेवल कितना बढ़ जाएगा? MIRV की खासियत यह है, एक ही मिसाइल से आप कई वॉरहेड्स इकट्ठे लॉन्च कर सकते हैं। तो चाहें तो एक ही टारगेट पे जा सकते हैं या अलग अलग टारगेट्स पर जा सकते हैं। खासियत यह है कि एक तो कोई भी दुश्मन की मिसाइल्स जो हैं उसको इंटरसेप्ट करने वाली, उनका काम उतना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एक ही मिसाइल के ज़रिए आप ज़्यादा विध्वंसक शक्ति प्राप्त करते हैं। जहाँ तक हमारे डेवलपमेंट का सवाल है, मैंने पहले भी कहा, अभी हमारा MIRV का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, मगर DRDO एक वैज्ञानिक संस्था है। टेक्नोलॉजी डेवलप करना हमारा ध्येय है, ये हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। और उस दिशा में हम इन टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। वो कब पूरी होंगी, कब हम टेस्ट करेंगे, ये समय बताएगा। जी। और अभी हाल ही में एयरफोर्स चीफ ने उनकी जो फोर्स लेवल है उसमें जो कमी आ रही है उसको लेकर चिंता जाहिर की थी, ख़ास तौर से तब जबकि अभी MiG-21 के पुराने जो एयरक्राफ्ट है उनको हटाना है, और दूसरी तरफ नए एक्विजिशन हो नहीं रहे हैं, उसमें डिले हो रहा है, और तीसरी बात ये कि जो तेजस है इसको लेकर उन्होंने बार बार चिंता जताई है कि इसमें देरी हो रही है। तो इस बारे में, इस परियोजना में तेज़ी लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, और कब तक ये इसका जो IOC-2 है वो क्लियर हो जाएगा, और FOC कब तक आपको मिलने की उम्मीद है? एक तो LCA अभी करीब 2300 से ऊपर सॉर्टीज पूरी कर चुके हैं, 2300 जी। और अभी बाकी बची हैं करीब 60-70 और सॉर्टीज हमें करनी है इसको IOC-2 क्लियर करने के लिए। तो अगर आप रेशो देखें तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा बचा है। जो हमारा पूरा कार्यक्रम है कि हम उसे नवंबर तक पूरा कर लेंगे और दिसंबर में IOC-2 पूरा हो जाएगा। अभी तक इसमें पूरी सफलता रही है, काम बड़ा तेज़ी से और बड़ा अच्छा जा रहा है। HAL, ADA टीम्स, एयरफोर्स टीम्स तीनों मिलके बहुत ही एक अच्छी मिलजुल के काम चल रहा है इसमें। उसके बाद हथियारों के टेस्ट और दूसरे टेस्ट होंगे जो FOC के लिए हैं, वो अगले साल के अंत, जो 2014 के आखिर तक ख़त्म हो जाएंगे। इस बीच एक बड़ी खासियत जो हमने अभी पार की है कि प्रोडक्शन ड्राइंग्स पूरी क्लियर हो चुकी हैं और HAL का प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगले साल के शुरू में या पहले हाफ में
हमें प्रोडक्शन लाइन से पहले कुछ एयरक्राफ्ट्स देखने को मिलेंगे। और एक बार ये प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो गया तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर पूरी आशा हमारी बनाने की गति जो अभी थोड़ी कम है वो रैंप अप होके 8 उसके बाद 16 तक बढ़ जाएगी जी। और हम जो कमी आपने जिसका जिक्र किया जी। उस कमी को पूरा करने में सक्षम होंगे। जी। अभी जैसे ये बात हुई 40 मार्क 1 की, लेकिन इसके बाद जैसे एयरफोर्स ने कहा है कि इसका अगला जो 414 इंजन के साथ दूसरा मार्क 2 बनाना है, तो वो ये 40 का प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, इससे पूरा नहीं होगा, ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती। तो मार्क 2 के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और उसमें कितना वक्त लगेगा, और क्या मार्क 2 के लिए भी फिर वही IOC 1, IOC 2, TD1, TD2 और ये सारा प्रोसेस दोबारा होगा? मार्क 2 का डिज़ाइन अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, किस में क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब हम डिसाइड कर चुके हैं। और अब एक इंटरैक्टिव प्रोसेस चल रही है उसको इवैल्यूएट करने की कि क्या उसमें फ़ायदा हो रहा है, कहाँ कमी आ रही है, कुछ ठीक और ज़्यादा करना है या कम करना है। सो ये प्रोसेस चल रही है, तो जल्दी ये ख़त्म होके हम इसको शुरू करेंगे। नया एयरक्राफ्ट हालांकि इसमें काफ़ी हद तक वही है, मगर फिर भी इसमें कई परिवर्तन आएंगे, तो कम से कम इसको 3-4 साल लगेंगे। बाकी अगर आप देखें कोई भी ऐसा हवाई जहाज़ जब हम बनाते हैं उसकी टेस्टिंग प्रक्रिया, उसमें आप किसी प्रकार की ना खामी आने दे सकते हैं, ना उसमें किसी तरह की कमी बेशी रहनी चाहिए। तो ये टेस्ट प्रोसेस है वो एक काफ़ी रिगरस टेस्ट प्रोसेस रहता है। IOC 1, IOC 2 वगैरह ये तो माइलस्टोन्स हैं। एक बार जब हम जान गए हैं कि ये टेस्ट करने हैं, टेस्ट प्लान्स पूरे अब तैयार हैं। पहली बार जब हमने बनाया था तो वो हम भी साथ साथ सीख रहे थे और क्या टेस्ट कर लें और भी क्या चेक कर लें, तो इसलिए ये स्टेजेस में गया। अब हमें मालूम है कि हमें एग्जैक्टली क्या टेस्ट करने हैं, कहाँ तक करना है, उसका क्या प्रोग्राम होगा। डेफिनेटली एक IOC स्टेज होगा, एक FOC स्टेज होगा, कुछ हर एयरक्राफ्ट में रहता ही है। और मगर ये पूरा जो समय है डेफिनेटली इसमें काफ़ी कम समय लगेगा, जितना पहले तेजस मार्क 1 में लगा था, मार्क 2 से काफ़ी जल्दी तैयार। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अर्जुन टैंक का जहाँ तक सवाल है, तो इसका जो पहला संस्करण था मार्क 1 था, उसके 2 रेजिमेंट फौज में शामिल कर लिए गए। उसके बाद DRDO ने इसमें बहुत सारे तब्दीलियाँ की, बहुत सारे बदलाव किए, अपग्रेड किया है इसको, और इनके हाल ही में परीक्षण भी हुए हैं, टेस्ट भी हुए हैं। तो इन परीक्षणों के बाद में क्या फौज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, या इसमें अभी और कुछ नुक्स निकाले गए हैं जिनको फिर ट्रायल में जाना पड़ेगा? टेस्ट पूरे हो गए हैं तो उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। जब भी हम इवैल्यूएट करते हैं किसी भी में 100% तो नहीं होता है, तो हम देख रहे हैं किस में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ तक पूरा हो गया। मगर हमने करीब 79 पूरे की उसमें परिवर्तन चेंजेस लाए थे, और उसमें से जहाँ तक मेरी जानकारी है कम से कम 60-70 पूरी तरह से क्लियर कामयाब है। और बाकी में हम इकट्ठे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ थोड़ी बहुत कमी बेशी है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मगर कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। एक बड़ी रोचक सी बात है कि अग्नि 5 जो प्रोजेक्ट था, ये क्लियर होने के 3 साल के अंदर अंदर बिल्कुल कामयाब हो गया, और दूसरी तरफ आपका अर्जुन और तेजस प्रोजेक्ट है। तो वो जो अग्नि 5 की कामयाबी थी, वो अर्जुन और तेजस के मामले में क्यों नहीं दोहराई जा सकती? अगर आप देखें तो सभी प्रोग्राम्स जो हमारे 80s में हमने लिए, 90s में लिए, उसमें हमारी एक तो लर्निंग प्रोसेस थी। पहली बार हम इस किस्म के हथियार बना रहे थे। दूसरी बात ये थी हमारी इंडस्ट्रीज़, वो भी उसके लिए तैयार नहीं थी। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती थी उसी हिसाब से इंडस्ट्री भी आगे आगे बढ़ती थी। तो अगर आप देखें देश में कितनी इंडस्ट्रीज़ इसके साथ साथ पनपी हैं, बड़ी हुई हैं, और आज वो इस काबिल हैं कि वो हथियार बना सकती हैं।
तो इसीलिए जो अर्जुन मार्क 1 था उसमें जितना टाइम लगा, मगर अर्जुन मार्क 2 में कितने चेंजेस किए हमने, कितनी नई टेक्नोलॉजीज आई, पैनोरामिक साइट्स लिया, ट्रैकिंग सिस्टम्स चेंज किए, व्हील ट्रैक्स चेंज किए, उसके अंदर का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, काफ़ी बड़ी चेंज, और वो करीब 2 साल में हो गए। अच्छा, ये बड़ी कामयाबी। सो एक बड़ी कामयाब। और आज अगर हम एक नया टैंक बनाना शुरू करते हैं, एक बार पेपर डिज़ाइन फाइनलाइज हो गया तो मुझे पूरी आशा है 8 या 10 साल के अंदर हम वो बना पाएंगे पूरा, क्योंकि आज हमारा देश का जो औद्योगिक लेवल है, आधार है, वो काफ़ी ऊपर आ गया जी। उसी के साथ साथ DRDO का लेवल भी ऊपर बढ़ रहा है जी। और जब ये दोनों मिलके इकट्ठे काम करने रहे हैं, और आजकल ये समीकरण जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया पहले से, इकट्ठे काम करने के तरीके काफ़ी बढ़ गए हैं, जॉइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप्स, कंसोर्शियम्स, ये सब हम आज ईजाद करें जो पहले करने में काफ़ी मुश्किलें आती थी। तो अब काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। और अगर आप देखें कि पिछले जो हमने प्रोजेक्ट्स 80s में लिए थे उनमें 10 साल का डिले, 12 साल का डिले हुआ, और जो हमने 2000 में लिए उनमें करीब 1-2 साल से ज़्यादा का डिले आप नहीं देखेंगे जी। और तीसरी बात यह है कि आज भी जब हम डिले के बावजूद जो देखते हैं उन हथियारों में आज भी कंटेम्परेरी है। ये नहीं है कि 10 साल बाद बना या 15 साल डिले हुआ है तो आज उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। उसकी टेक्नोलॉजी एट पार, टेक्नोलॉजी एट पार। आकाश आज भी हम बना रहे हैं और अगले 10 साल के लिए हमारे ऑर्डर्स हैं जी। LCA आज भी जब वो कंपेयर करते हैं वो जितने हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अर्जुन टैंक जब हमने टेस्ट किया तो उसकी मारक क्षमता बाकी किसी से भी बेहतर थी, एक्यूरेसी ऑफ हिट, एबिलिटी टू हिट, मोबिलिटी, हर मामले में वो बाकियों से बेहतर रहा है। फेलियर रेट भी उसका काफ़ी बेहतरीन है। तो हालांकि देरी हुई है, मगर उस देरी के बावजूद जो चीज़ सामने आई है वो सिद्ध करती है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ गई है जी। और वही कैपेबिलिटी जो आज नए जो हथियार बनाने के लिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जल्दी कर सकते हैं जी। इसी तरह डॉक्टर साहब एक एरिया है आर्मी का, आर्टिलरी। आर्टिलरी एक बहुत कमज़ोर एरिया इस समय बना हुआ है, और जैसा भी आपको पता है कि 80s के बाद में गन्स नहीं आई हैं। OFB ने हाल ही में गन बनाई थी लेकिन वो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। DRDO एक प्राइवेट कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके हॉविट्जर गन बनाना चाहता है। तो उस दिशा में, और ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, इस दिशा में क्या तरक्की हुई है, इसमें क्या आगे होने वाला है, और कब तक ये हमारा जिसको कहते हैं इंडिजिनस आर्टिलरी गन, हॉविट्जर गन हमारी तैयार हो जाएगी, और क्या आपको पार्टनर मिल गया है? आपने वाकई ठीक कहा, करीब 20-25 साल हमने इसमें गवा दी है देश ने, क्योंकि हमने कोई भी आर्टिलरी का प्रोजेक्ट नहीं लिया सिवाय पिनाका के जो अनगाइडेड शेल्स हैं, मल्टीवेयर रॉकेट लॉन्चर्स। मगर आज कम से कम अब हमने शुरू किया एक एडवांस्ड आर्टिलरी गन 155 mm 52 कैलिबर की, प्राइवेट पार्टीज, DRDO, OFB पार्टनरशिप में। तो ये पहली बार है हम ऐसा एक कंसोर्शियम बना के इसमें भी क्या OFB होगा, क्योंकि OFB ऑलरेडी बोफोर्स गन की टेक्नोलॉजी लेकर जो बना रहा है वो अलग होगा और ये अलग होगा, या दोनों एक ही है? वो कैलिबर छोटा है। अच्छा जी। ये बड़ी कैलिबर का है, और इसमें हम कई नई चीज़ें ला रहे हैं, जैसे टोटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव है, बेटर लोड, ऑटोमेटिक लोडिंग है, तो कई नए फीचर्स आएंगे जो इसको एक अपने टाइप की बिल्कुल मॉडर्न आर्टिलरी गन होगी। तो उम्मीद है कि ये अगले 3-4 साल में इस काबिल आ जाएगी। बैरल डिज़ाइन ऑलरेडी हो चुका है, पूरा रियलाइजेशन चल रहा है, बेसिक 2 सिस्टम्स बन रहा है, काफ़ी डिज़ाइन पूरा हो गया और अब फैब्रिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है उसमें। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम एक बहुत अच्छी गन बनाने में ये 3-4 साल में मिल जाएगी। 3-4 साल में। और आपको पार्टनर मिल गया है प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर पार्टनर हमने आइडेंटिफाई किया है, सो वो चल रहा है अभी प्रोसेस।
लेकिन इसमें गन्स के मामले में जैसे पिछली बार भी जितनी ट्रायल्स हुई और बाहर की गन्स भी आई, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसकी बैरल की जो मेटलर्जी होती है वो बहुत कामयाब नहीं होती। तो इस समस्या से आप कैसे पार पाएंगे? इसलिए हमारा जो एक तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग पूरी प्रोसेस की, अंडरस्टैंडिंग जो हमारे यहाँ की एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर्स, तो हीट कंडक्शन, तो और सबसे बड़ी बात यह कि गन से आप कितनी तेज़ी से हीट गर्म दूर कर ले जा सकते हैं ताकि आपका सैल्वो रेट बढ़े, तो वो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं। अब जब हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम जानते हैं हम कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें पूरी सफलता मिलेगी। डॉक्टर चंदर, एक चीज़ और है कि जैसे अंडर वाटर मिसाइल टेस्ट की जहाँ तक बात आती है तो BO5 हमारी कामयाब एक परियोजना रही है, लेकिन इससे ये सिर्फ 750 किलोमीटर दूरी की है। इससे बियॉन्ड रेंज के लिए क्या हम कोई काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वो कौन सी मिसाइल होगी, कब तक वो हमारी तैयार होगी और उसका रेंज क्या होगा? जहाँ तक अंडर वाटर मिसाइल्स का सवाल है, B05 पूरी तरह तैयार है। डेफिनेटली जब हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं उसके लिए ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल्स भी चाहिए होंगी, मगर वो कब पूरी होगी, क्या कैपेसिटी होगी, तो जब तैयार होगा तब हम आपसे बात करेंगे। जी, एक चीज़ जो इस समय तमाम जो डिफेंस के पंडित हैं वो इस बात पे चिंता जाहिर कर रहे हैं कि देश के अभी जो आर्थिक हालात हैं उसके मद्देनज़र सरकार ने डिफरेंट डिपार्टमेंट से अपना खर्चा कम करने के लिए कहा है, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि डिफेंस बजट में या तो कटौती होगी या कोई ख़ास उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी जो DRDO की R&D परियोजनाएं हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? जी, इस समय DRDO एक ऐसे पॉइंट पे है कि हमने कई मेजर प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो कई डिफरेंट दिशाओं में एक नया लेवल लाने के। एमिनिशन इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है पूरा हमारा, इसमें हम आर्टिलरी गन्स का एमिनिशन बनाना चाहते हैं, टैंक का एमिनिशन बनाना है, उसका प्रोडक्शन, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो इंडक्ट होनी है उसकी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी, रुस्तम एयरक्राफ्ट वगैरह। तो कई प्रोग्राम हैं जो हमने कई लॉन्च किए हैं, और कई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो खाली आज के लिए नहीं, अगले 10 साल के लिए DRDO को ऊपर ले जाएगा। अगर आप देखें सच भारत की जो रिसर्च है वो कॉस्ट बेनिफिट रेशो में दुनिया के सबसे बेहतर कार्यक्रमों में है, क्योंकि करीब टोटल 10,000 करोड़ जो बजट रहता है हमारा, उसमें जितना हम जिस किस्म के हथियार तैयार कर रहे हैं वो अपने आप में एक खास उपलब्धि है। बिल्कुल। अब और दुनिया में आप देखें तो थोड़े दिन पहले मैं एक देख रहा था, आज हमें दुनिया में जो रिसर्च होती है R&D, अगर आप दुनिया की लें तो उसका करीब 30% के करीब खर्चा अमेरिका में होता है, 15% के करीब चाइना में होता है, 10% के करीब जापान में होता है, भारत में 1%। और अगले 10 साल में भी अगर जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, जैसे हमारी विचारधारा है, चाइना का कार्यक्रम जो है अमेरिका 30% से का उसका शेयर करीब 20% 25% पर आ जाएगा, और चीन का अभी जो 15 के करीब है वो 20-25 तक जाएगा। तो जहाँ हमारे पड़ोसी देश अपना रिसर्च R&D एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं जी। और अगर आप देखें किसी भी देश की जो शक्ति बढ़ती है उसकी अपनी जो वो उसके R&D एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करती है। आज हम जो खर्च करते हैं उसका नेट रिजल्ट कई साल बाद है। कैपेबिलिटी बिल्डअप ऑफ द आर्मी गैप जो है 10-15 साल का रहता है जी।
और ये पूरे विश्व में यही है। जी। ये नहीं है कि भाई आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कल दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक बात। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक कहा जीने की तमन्ना के हाथों जीने के सामान नहीं बेच सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आज हम बहुत ज़रूरी है कि हम डिफेंस R&D का एक्सपेंडिचर जो है उसको कम नहीं करें, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी अपनी तरक्की के लिए। तो डेफिनेटली यानी कट विल सीरियसली अफेक्ट आवर प्रोग्राम्स, ग्रोथ ऑफ इस बारे में आपने अपनी चिंताएं रक्षा मंत्री से हम जताई हर हैं? जगह पर कर रहे हैं, जहाँ भी मौका मिलता है हम अपनी ज़रूरतों को कट कर रहे हैं। मगर देश की जो अभी स्थिति है उसके अनुसार हम देखते हैं क्या होता है। मगर सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी जो परियोजनाओं में देरी हो रही है, भारी देरी के कारण हमारी जो निर्भरता है विदेशों पे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस निर्भरता को कम करने के लिए DRDO अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, DPSUs भी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा नहीं पड़ रहा। तो ये जो देरी हो रही है इसके लिए क्या DRDO जिम्मेदार है, मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार है, या यूज़र जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है, या तीनों जिम्मेदार हैं? मेरा विचार है कि अगर हम आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा हथियार हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं, तो ये किसी एक संस्था का या एक आदमी का काम नहीं, एक हमारी नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप देखें आज रशिया की पॉलिसी है कि वो बाहर से कोई हथियार नहीं खरीदेंगे, नहीं लेते। आज इसराइल, आज ब्रह्मोस अगर हम रशिया को नहीं बेच पा रहे हैं, रशिया के जहाज़ों में नहीं जा रहे हैं, कारण यह है कि उनके जो कानून है वो अलाउ नहीं करते कि बाहर से कोई हथियार आए। इसराइल में कोई हथियार बाहर से नहीं आ सकता, यूरोप के कई कंट्रीज़ में ही है, अमेरिका में डेफिनेटली कोई हथियार। अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हों तो उसमें कोई ऐसा छोटा छोटा कदम नहीं है कि आज हम सिगरेट पी रहे हैं कल कम आधी कर देंगे, परसों चौथाई करें, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ फॉर्म डिसीजन लेने हैं कि कड़े फैसले लेने हैं कि हम इस समय के बाद कोई हथियार नहीं खरीदना चाहिए। और उसके लिए अगर DRDO को काम करना है, लेट DRDO स्टैंड अप एंड डू। नहीं कर सकता है तो लेट देयर बी अदर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच विल मेक इट डू। इंडस्ट्री, PSUs, पॉलिसी मेकर, यूज़र्स, इन सबको मिलके एक इकट्ठे बैठ के ये करना। अगर आप छोड़ देते हैं नहीं मिलेगा तो खरीद लेंगे, तो वही चलता रहता। क्योंकि एक जनरल इम्प्रेशन ये बना हुआ है या बनाया जाता है, या क्या वजह है नहीं मालूम। मैं एक पत्रकार के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट में देरी होती है तो कहा जाता है या तो DRDO की तरफ से देरी हो रही है या DPSUs की तरफ से देरी हो रही है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हमने इसके रिक्वायरमेंट कितनी बार बदली हैं। तो ये जो एक तालमेल होना चाहिए था, ये ब्लेम गेम के बजाय तालमेल होना चाहिए था, वो ना हो कि ब्लेम गेम का ज़्यादा खेल चल रहा है। इसीलिए अभी DRDO में हमने कुछ नई प्रोसेसेस शुरू की हैं जिसमें हम और PSUs, सेक्रेटरी DP इकट्ठे मिलके प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए। ये नहीं कि जो पीछे हुआ उसकी बात अलग है, जो आगे हम करना चाहते हैं, आज से 5 साल बाद हमारा कौन सा हथियार है, उसके लिए कहाँ किस इंडस्ट्री में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, बाहर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या दे सकती हैं। तो ये सब इस प्रकार का कैसे इसको प्रोडक्शनाइज किया जा सकता है, वो प्लानिंग साथ साथ अभी से करना है। दूसरी यूज़र, तो हमने एक नेवी से, आर्मी से सबसे कहा है कि आपकी जो ज़रूरत आज से 5 साल बाद की है, आज से 10 साल बाद की है, लेट अस डिस्कस नाउ। जी। और वो क्वार्टरली हमारी मीटिंग्स शुरू हो रही हैं, और खाली ये नहीं है कि वो टॉप लेवल पे हो, डिफरेंट लेवल्स पे होनी चाहिए। आप अपनी ज़रूरतें बताइए, करेंगे। नेचुरली जब आपकी ये ज़रूरत है उसमें कुछ हम बनाएंगे, कुछ ज़्यादा अच्छा बन सकता है, कुछ कम अच्छा बन सकता है, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मगर जब हम बनाएंगे आप भी हमारे साथ रहेंगे। तो यूज़र टीम्स विल बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग। ये आपने ऐसा क्यों कहा कि आप भी हमारे साथ रहे? क्या इस वजह से कि पहले ये होता था कि यूज़र शुरू से शामिल नहीं होता और बाद में उसमें नुक्स निकालता,
क्या इस वजह से ऐसा है या कोई और? पहले क्या होता था, कई बार गैप्स रहते थे, कम्युनिकेशन गैप्स, कि अगर आज हम बना रहे हैं तो हम सोचते हैं हम ऐसा बनाते रहेंगे, यूज़र मान जाएगा। जब तक बन जाता है तब यूज़र बोलता है नहीं नहीं, इसको तो मैं कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, इसको कर देते हैं तो ठीक है। सो इस तरह का कम्युनिकेशन गैप। आज हम चाहते हैं कि अगर हम जब हम बना रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ में देखते हैं कि ये नहीं पूरी हो सकती, तो उसी समय पर यूज़र भी हमारे साथ है, विल टेक ए जॉइंट डिसीजन कि भाई ये इसको इधर से चेंज करके इसी तरह इसको दूसरा चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ही एक्सेप्टेंस प्रोसेस। अभी तक क्या होता था, आर्मी या सर्विसेज की तरफ से जिसको कहते हैं GSQR आती थी, जो फॉर्म जिसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो हमने कहा जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, लेट अस सी व्हाट आर द डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स एंड विल ट्राई टू मीट, देन विल सिट टुगेदर एंड कंपेयर एंड सी, एंड दैट विल बी एट रेगुलर इंटरवल्स। ये नहीं है कि भाई हमने कुछ किया उसने चेंज कर दिया, वो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के डिसाइड करेंगे। तो ये प्रोसेसेस अब हमने शुरू हो गई की हैं, जिसके कारण हमारा डिसीजन मेकिंग इंटीग्रेटेड हो, हमारी प्लानिंग इंटीग्रेटेड हो, और हमारी थॉट प्रोसेस जो है मैचिंग थॉट प्रोसेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ दोनों टीम्स जो हैं वो एक टीम बन जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और हम चाहते हैं कि इसी तरह सारी कामयाबी आपको हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।